वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आज हमें पढ़ना है, तो जल्दी से अपने रजिस्टर में अपनी एक नई हेडिंग सजा लीजिए, एंड दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, पहले तो ये समझना होगा हमें कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जो कूलम्स लॉ से आप स्टडी करते हैं वो क्या है, दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स की स्टडी हमने की है कूलम्स लॉ के टॉपिक में। अब फोर्स क्या है, फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप क्या बोलेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है। अभी तक कूलम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। जब दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो जो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कूलम्स लॉ से पढ़ लिया है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant depending upon the nature of the medium. Q1 and Q2 they are the magnitude of the two charges interacting with each other. दो चार्जेस मेरे पास पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, Q1 एक का मैग्नीट्यूड, Q2 दूसरे का मैग्नीट्यूड, एंड R is the distance between them. R होता है उनके बीच का डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो जाता है K Q1 Q2 upon R square, एंड इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, K की जगह पर फिर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, इतना आपने करा। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन आपने डायग्राम में तो मार्क किया था, कैसे मार्क किया था, इफ द चार्जेस आर लाइक दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर वो रिपेल करेंगे तो लाइक दिस, ऐसे ये फोर्स लगती है, ऐसे ये फोर्स लगती है। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इस तरह से फोर्स लगती है। ये पूरा कूलम्स लॉ था हमारा। बट इस डायरेक्शन को आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में कैसे इंक्लूड करोगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में इंक्लूड करने के लिए हमें थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर की नॉलेज अगर हमें है तो आज हम इस टॉपिक को बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आप भूल चुके हो क्लास 11th में पोजीशन वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो वो मैं आज आपको यहाँ पर रिवाइज करा देने वाला हूँ, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। रजिस्टर निकालिए और हेडिंग सजाइए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए ले लेते हैं इसका भी। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करने से पहले हमें एक रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करना होगा, और वो रेफरेंस फ्रेम हमारा होता है कोई भी एक ग्राफ। Suppose this is x-axis and this is positive direction of y-axis. Positive direction of x-axis, positive direction of y-axis, जहां पर भी एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर ओरिजिन है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z-axis ये होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z-axis इज दिस, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर या फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये हमारा होने वाला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z-axis। ठीक है, अब यहां पर कुछ चार्जेस, वही दोनों चार्जेस जो आपके पास पहले हुआ करते थे, वही दोनों चार्जेस, इनका मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है, वही डायग्राम यहां पर बना लेना है मुझे। सपोज एक पॉइंट चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज रेस्ट पर है, उसका मैग्नीट्यूड Q2 है। ये वाला चार्ज है पॉइंट A पर और ये वाला चार्ज है पॉइंट B पर। पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मार्क कर लेना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये r, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस r। अब इस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस को मैं वेक्टर फॉर्म में मार्क करने वाला हूं। तो वेक्टर फॉर्म में मार्क करने के लिए मैं इसको मार्क करूंगा डिस्टेंस फ्रॉम a टुवर्ड्स b, a से b की तरफ डिस्टेंस। तो दिस इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो इसको r, ठीक है। अब नेक्स्ट I will have to mark position vector for point A and position vector for point B। मतलब जिस जगह पर चार्ज Q1 रखा है उसका पोजीशन वेक्टर मार्क करना है, और जिस जगह पर चार्ज Q2 रखा है उसका भी पोजीशन वेक्टर मार्क करना है। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट का भी आपको पोजीशन वेक्टर मार्क करना है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा दो। ओरिजिन से ज्वाइन कराने के बाद ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मार्क करना है, ज्वाइन ए पॉइंट विद द ओरिजिन। तो ओ से ए डायरेक्शन में अगर आपने वेक्टर मार्क कर दिया, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जहां पर चार्ज Q1 है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 इज R1 वेक्टर। ये हो गया। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 या ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज Q2 इज R2। पोजीशन वेक्टर चार्ज Q2 का या पॉइंट B का क्या हो जाएगा? R2। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? फिर से सुन लो, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट का भी आपको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, और ओरिजिन से उस पॉइंट के डायरेक्शन में जो भी आपने वेक्टर बनाया है वही पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट B का। और अगर पॉइंट B पर ही चार्ज Q2 रखा है तो चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? हमने पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 इज R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 इज R2। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है हमें? पोजीशन वेक्टर हमें बताता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर R1 पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है तो इट मींस ये मुझे बता रहा है कि पॉइंट A ओरिजिन से इतनी दूर है, कितनी दूर? लेंथ ऑफ द एरो जितना भी है इतनी दूर है, और इस डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर आ जाओ और इतनी दूर जाओगे तो ए पॉइंट मिल जाएगा, और एक्स एक्सिस से इस एंगल पर आ जाओ, दिस मच एंगल, मान लो ये एंगल अल्फा है, इतने एंगल पर आप आ जाओगे और इस दूरी पर जाओगे, इतने डिस्टेंस पर जाओगे तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा जहां पर चार्ज Q2 रखा है। इसलिए इनको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं। आगे अब अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो क्या बोलता था हमसे? और अगर याद भी नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है जब कोई भी तीन ट्रायंगल्स, कोई भी तीन वेक्टर ट्रायंगल की फॉर्म में आ जाए, कोई भी तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल की फॉर्म में आ जाए तो वो दो वेक्टर सेलेक्ट कर लो जो सेम ऑर्डर में है। देखो इस तरीके से, सपोज ये वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर इसी के ऑर्डर में आ जाए, लाइक दिस। ऑर्डर का मतलब क्या? अगर वेक्टर P ऐसे है तो वेक्टर Q टेल टू हेड देन टेल टू हेड, ऐसे ही चलना है मुझे। और सेम ऑर्डर का मतलब होगा अगर मैं इसका क्लोजिंग साइड बना लूं तो क्लोजिंग साइड सेम ऑर्डर में ऐसे हो जाएगी, आप एरो इधर बनाओगे। लेकिन अगर मैं एरो इधर ना बनाऊं, एरो इधर बना दूं तो क्लोजिंग साइड किसे बोलते हैं? क्लोजिंग साइड बोलते हैं तीसरी साइड ऑफ द ट्रायंगल, जिसको बनाने के बाद ट्रायंगल क्लोज हो जाए, ट्रायंगल कंप्लीट बन जाए। अगर मैंने उसका एरो इधर बना दिया है तो मैं बोलूंगा दिस साइड इज इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में बना दी वाली साइड। तो जो साइड भी अपोजिट ऑर्डर में हो, सपोज ये वाली साइड है S, तो आप कह सकते हो कि S इज इक्वल्स टू P प्लस Q। S इज इक्वल्स टू P प्लस Q, मतलब P और Q का सम S है। देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर टेकन अलोंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, अगर दो वेक्टर को आप ट्रायंगल की दो साइड पे ले लो सेम ऑर्डर में, तो फिर ट्रायंगल की तीसरी साइड इन द अपोजिट ऑर्डर will give you the sum of the two vectors both in magnitude and direction। फिर तीसरी साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या देती है आपको? P और Q का सम दे देती है, वेक्टर सम, और वो वेक्टर सम का डायरेक्शन भी आपको यहाँ से मिलेगा और मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है, एक ट्रायंगल है मेरे पास, आप पहचानो इस ट्रायंगल में ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में हो। देखो वेक्टर R1 वेक्टर R, ये दोनों सेम ऑर्डर में है।
तो अगर मैं सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स को ऐड कर दूं, r1 प्लस r, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स को ऐड कर दिया, p प्लस q इज इक्वल्स टू जो थर्ड साइड है इन द अपोजिट ऑर्डर s। अब देखो यहां पर थर्ड साइड है इन द अपोजिट ऑर्डर r2, तो r1 प्लस r इज इक्वल्स टू r2 हो जाएगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि r इज इक्वल्स टू r, r2 माइनस r1, r1 को इधर ले जाओ, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। वेक्टर r, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये अगर आप समझेंगे ना तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत आसान काम है। आगे अब एक यूनिट वेक्टर, नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? क्या यूनिट वेक्टर भी हम लोग भूल चुके हैं? अगर भूल चुके हो चलिए यूनिट वेक्टर भी याद दिलाता हूँ। यूनिट मतलब वन, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और ये वेक्टर हमें किस काम में आता है? ये वेक्टर हम लेते हैं टू मेंशन द डायरेक्शन, टू असाइन द डायरेक्शन। अगर किसी भी चीज़ का डायरेक्शन असाइन करना है तो यूनिट वेक्टर से असाइन करा सकते हो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो उस क्वांटिटी को, तो आपको मिल जाएगा उस क्वांटिटी के साथ एक डायरेक्शन। देखो यूनिट वेक्टर कैसे आता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यहाँ पर देखो, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a और ये है 2 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं इस a वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो 2 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो बताओ क्या बचा? 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट बचा। ये है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम सिंबल लिखते हैं ऊपर कैप। ए का यूनिट वेक्टर ए कैप 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मींस ये ए कैप 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्या मैं अब इस ए को ऐसे भी लिख सकता हूं? a इज इक्वल्स टू 2a कैप। ध्यान से देखो, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि a कैप का मतलब क्या है? 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 2 इंटू 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो आई एम यूजिंग दिस यूनिट वेक्टर टू गिव द डायरेक्शन ऑफ a का डायरेक्शन क्या है? 2 इंटू 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर का भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहां पर भी मुझे एक यूनिट वेक्टर करना है असाइन। यूनिट वेक्टर हो गया ये, r वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर r कैप। तो r कैप क्या हो जाएगा बच्चों? r कैप हो जाएगा r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r divided by magnitude of r. This is a unit vector. कौन से डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b, ये यूनिट वेक्टर होता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। अभी यहां से जो एक्स्ट्रा स्टफ है मैं उसको हटा देता हूं। अगर आपने इसे भी कॉपी करना है साइड में मार्जिन में कहीं कॉपी कर सकते हैं। जो मैं अभी रब कर रहा हूं वो हमारे अभी आज के टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको समझाया गया है क्लास 11 याद दिलाने के लिए। यस, अब याद करो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी, दीज आर द टू चार्जेस, Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है उस फोर्स के बारे में? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जो रेस्ट पर हैं, याद रखो जो रेस्ट पर हैं,
is given by कूलम्स लॉ, और वो मैग्नीट्यूड है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो, अदरवाइज हम यहां पर K लिख सकते हैं। कोई भी मीडियम हो उसके लिए क्या लिखना है, K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से, दिस इज द मैग्नीट्यूड। कूलम्स लॉ से मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मिल गया मुझे। अब देखो डायग्राम में, यहां पर डायग्राम में सपोज द चार्जेस आर लाइक ले लेते हैं, सपोज द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, so Q1 will repel Q2 and the force acts on the line joining the two charges। तो on the line joining the two charges ये फोर्स लगी इधर, and Q2 उसके बदले में Q1 को इतनी फोर्स से रिपेल करेगा इसी लाइन पर। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग है, और जब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन अलग अलग होता है ना, तो आप उनके वेक्टर के सिंबल्स भी सेम नहीं ले सकते। सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 इज F2, ये हो गया वेक्टर F2, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 इज F1, दिस इज वेक्टर F1, ये हो गया वेक्टर F1। तो अब आप बताओगे मेरे को F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, F1 का मैग्नीट्यूड भी यही है, F2 का मैग्नीट्यूड भी यही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं आगे, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एज वेल एज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2। जो वर्टिकल लाइंस यूज की जाती है शो करता है कि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सिर्फ वी आर राइटिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो वर्टिकल लाइंस वाला ब्रैकेट हमेशा बताता है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मुझे F1 का आंसर लिखना है, I want to write the answer for F1, मतलब I want to write force acting on charge Q1, force acting on charge Q1, मुझे लिखना है force on charge Q1, force on charge Q1 लिखना है। तो force on charge Q1 F1 का पहले मैग्नीट्यूड बता दो, ये रहा मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन आएगा यूनिट वेक्टर की हेल्प से। इज F1 along the direction of R cap या F1 is opposite to the direction of R cap, देखकर बताओ मुझे डायग्राम। देखो R cap का डायरेक्शन है A to B, R cap का डायरेक्शन है A to B, ठीक है, और F1 का डायरेक्शन तो उससे अपोजिट है ना। तो अब मुझे इसका यूज करके इसका डायरेक्शन कैसे बताना पड़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं R कैप से, क्योंकि R कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। और लेकिन R कैप से जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, इट मींस F1 इज अ फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ये है और उसका डायरेक्शन R कैप वाला है, तो ये तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन तो R कैप वाला नहीं है, डायरेक्शन तो R कैप से अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन को कैसे मुझे एडजस्ट करना होगा, यहाँ पर देखो मुझे R कैप से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, R कैप के अपोजिट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और वेक्टर्स में माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं क्या बोलूंगा, F1 इज अ फोर्स, F1 इज अ फोर्स, F1 एक ऐसा वेक्टर है जिसका ये मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन R कैप से अपोजिट है। नेगेटिव साइन यहां पर अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, नेगेटिव साइन ओवर हियर इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 आ गया, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1। अब ऐसे ही मुझे फोर्स ऑन चार्ज Q2 लिखना है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q2, तो F2 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2, F2 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2। F2 का मैग्नीट्यूड बोलो, F2 का मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन उसका डायरेक्शन कहां से लाएं, क्या उसका डायरेक्शन वही है जो यूनिट वेक्टर R कैप का है, बिल्कुल वही है।
इसको आप आर कैप से मल्टीप्लाई करें। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 एंड दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन आप बुक्स को उठाकर देखोगे तो बुक्स में वेक्टर फॉर्म जो लिखा है ना मैथमेटिकल फॉर्म में, वो थोड़ा सा खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है। वो कैसे लिखा है उसको भी देखेंगे। उसको करने के लिए हमने ऑलरेडी अपना वर्क यहाँ पर कर लिया है। अब देखो आगे, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट इन वन अनदर फॉर्म। कैसे? क्या मैं आर कैप को वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? यहां पर बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आर कैप को आप इससे सब्स्टिट्यूट करा दो दोनों फॉर्म में आर कैप। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो आगे हम देखेंगे फर्दर आगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस के Q1 Q2 माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। आर कैप को मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो आर ही है ना। देखो इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या है? आर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आर। तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। तो अगर मैं वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की जगह आर ही लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर आर। ठीक है, और ऐसे इसको आप लिख सकते हो F2 इज इक्वल्स टू, एज इट इज कॉपी कर देना है मैग्नीट्यूड को, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है। वेक्टर आर को, यूनिट वेक्टर आर को, आर कैप को आई कैन राइट वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो आर है, तो उसको आर लिखूंगा, नीचे आर क्यूब बन जाएगा। F2 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 इज, इसका मैग्नीट्यूड तो ये है के Q1 Q2 आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई होकर बन गया अब आर क्यूब इनटू वेक्टर आर। नाउ दिस इज अनदर फॉर्म। ये एक और फॉर्म आ गई कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की। दिस इज अनदर फॉर्म। F1 is the charge on, F1 is the force on charge Q1 और F2 is the force on charge Q2। F1 Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स है, F2 Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स है। ठीक है, एक चीज और करी जा सकती है अभी यहां पर, देखिए वन मोर थिंग। क्या कर सकते हैं हम? क्या हम R को रिप्लेस कर सकते हैं? R2 माइनस R1, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी रिप्लेस कर लूं तो फिर वो खतरनाक वाली फॉर्म आ जाने वाली है जो हर बुक में लिखी है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, जो देखकर हमें कभी कभी समझ में भी नहीं आता है पहले इंप्रेशन में कि ये क्या लिख दिया है। ये इस तरीके से लिखा जाता है। और क्यों समझ में नहीं आता है बेटा? समझ में इसलिए नहीं आता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं। हमने वेक्टर्स पढ़े थे क्लास 11th में, और क्लास 11th में वेक्टर्स पढ़ के हम भूल चुके हैं। रिवाइज हम करते हैं, रिवाइज नहीं करते तो अब जो थर्ड पॉइंट पर जो वेक्टर फॉर्म आने वाली है उसको देखने के बाद हमारे हाल बेहाल हो जाते हैं। पीछे की कहानी ये है सारी। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो वो जो अब मैं थर्ड फॉर्म लिखने वाला हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो लिखने वाला हूँ, वो बिल्कुल आसान है समझना। क्यों आसान है? क्योंकि आप अब इजीली आर की जगह, वेक्टर आर की जगह वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 तो लिख ही सकते हो ना। तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, देखो इधर। अब मैं F1 को माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और वेक्टर आर के प्लेस पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिखूंगा, और वेक्टर F2 के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब।
और वेक्टर आर के प्लेस पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिखो। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्म। ये तीसरा तरीका है, दो चार्जेस जो रेस्ट पर है, पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का। दीज आर द थ्री वेज, तीन तरीके से लिख सकते हो आप। अब ये जो तीन तरीके हैं, क्या इनको किसी नाम से बुलाया जाता है? बिल्कुल, आप इनको एक अलग अलग नाम दे सकते हो। क्या क्या नाम दे सकते हो? देखो, यहां पर आपने यूज करा यूनिट वेक्टर, तो मैं कह सकता हूं वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है। यहां पर आपने यूज करा है वेक्टर आर, और वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, टू वेक्टर्स नहीं, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और यहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं? वेक्टर R2 वेक्टर R1। वेक्टर R2 वेक्टर R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो दिस फॉर्म इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओके, सो तीन तरह के आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो कूलम्स लॉ के लिए। जब भी आपको कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, जब भी आपको कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो दोनों चार्जेस के लिए फोर्सेस को अलग अलग लिखना होता है। इट इज बिकॉज F1 इज डिफरेंट फ्रॉम F2। F1 और F2 इक्वल फोर्सेस नहीं हैं। दो वेक्टर्स इक्वल जब ही होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और जब उनका डायरेक्शन दोनों सेम हो। लेकिन यहां पर क्या है? F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। देखो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। उनका डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पर माइनस लग रहा है, यहां पर प्लस है। उनका डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस हियर इंडिकेट्स दैट F1 हैज अ डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट टू r कैप, और यहां पर तो प्लस है ना, तो प्लस ओवर हियर इंडिकेट्स दैट F2 हैज अ डायरेक्शन व्हिच इज सेम एज दैट ऑफ r कैप। देखो, आप r कैप वाला डायरेक्शन F2 का है, r कैप से अपोजिट डायरेक्शन F1 का है। तो क्या F1 और F2 इक्वल वेक्टर है? नहीं, F1 is not equal to F2। F1 F2 के इक्वल नहीं है एज अ वेक्टर। क्या है? F1 इक्वल एंड अपोजिट ऑफ F2 है। अगर आप F2 के आगे भी नेगेटिव लगा दोगे तो F1 के इक्वल हो जाएगा। देखो, F2 के आगे भी अगर नेगेटिव लग जाए तो F1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम बोलते हैं F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। ये चीज हमें वेक्टर फॉर्म से पता चलती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेक्टर फॉर्म। क्या कि F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ये ऐसे फोर्सेस हैं जो इक्वल है और अपोजिट है, जो इक्वल है और अपोजिट है। मतलब ये हुआ कि ये एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस हैं। means they follow Newton's third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction, and action reaction acts on different objects. देखो आप यहाँ पर हो क्या है? यहाँ पर Q1 ने Q2 को रिपेल किया विद द फोर्स F2, बदले में Q2 ने Q1 को रिपेल किया विद द फोर्स F1, और F1 का मैग्नीट्यूड F2 के ही इक्वल है। F1 का मैग्नीट्यूड F2 के ही इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है। अगर F2 एक्शन है तो F1 रिएक्शन है। एक्शन Q2 पे लगा है तो रिएक्शन Q1 पर लगा है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगे हैं, अलग अलग चार्जेस पे लगे हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के तीन फॉर्म्स हैं ना। इस तरीके से भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इस तरीके से भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स r, और ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है ना। ध्यान रखिए, जब आप नेक्स्ट टू फॉर्म्स लिखते हैं तो नेक्स्ट टू फॉर्म्स में नीचे क्यूब आ जाता है, नीचे क्यूब आ जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, नीचे क्यूब आ जाता है। क्यूब क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने r कैप को r अपॉन वेक्टर r अपॉन r लिखा है, तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन चुका है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला। ठीक, तो इसको आप कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें बताता है द टू फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन ऑफ द टू चार्जेस दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। और एक चीज और बताता है कि कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देख लो ध्यान से, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, दोनों चार्जेस के भले ही मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग हो, चाहे Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के इक्वल हो या Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के इक्वल ना, दोनों ही केसेस में जो F1 और F2 होता है उनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं। F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम होता है वेदर Q1 is equals to Q2 और Q1 is not equals to Q2। ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चार्ज Q1 बड़ा चार्ज है मैग्नीट्यूड में Q2 से तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, नहीं। ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आज के लेक्चर में हम बस इसी टॉपिक को रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब्स लॉ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या सीखना है? देखो अभी तक हम क्या सीख रहे थे, अभी तक हम सीख रहे थे, देखो लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा कि कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो वो दोनों चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं। वो चार्जेस एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं, ये फोर्स का फॉर्मूला है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं तब क्या होगा, तब कैसे फोर्स निकलेगी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर? देखो अभी तो ये हो रहा है ना कि Q2 के ऊपर Q1 ने कितनी फोर्स लगाई, मुझे कूलम्ब्स लॉ ने बता दिया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट अगर Q2 के ऊपर Q1 के साथ साथ कोई और तीसरा चार्ज भी फोर्स लगा रहा हो तो Q2 के ऊपर फिर मैं फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि उस टाइम पर Q2 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q2 के ऊपर एक और तीसरा चार्ज Q3 आ जाएगा, वो भी फोर्स लगाएगा। तब टोटल फोर्स Q2 पे निकालनी हो तो हमें यूज करना होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड दैट इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।